फिर एक बार चंद सवालों के साथ आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के पूर्व विधायक एनसीपी के नेता शेख आसिफ साहब हमारे साथ तो मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सच का सामना न्यूज़ में। 2 दिनों पहले आपने मुंबई में टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख से मुलाकात की, तो इसके बाद का अगला कदम आपका क्या होगा, खासकर मजदूरों और बुनकरों को लेकर? जो मालेगांव शहर में जो आज पावरलूम सनत पूरी तरीके से मंदी का शिकार है और इसी के साथ साथ भिवंडी, इच्चल करंजी और महाराष्ट्र के अलग अलग पावरलूम सेंटर्स भी इस मंदी के लपेट में है। हमारे बुनकर भाई राष्ट्रपति भवन के ऊपर आए और तमाम ही बातें उन्होंने मेरे सामने रखी और फौरी तौर पर असलम शेख साहब से मैंने मुलाकात का वक्त मांगा और उन्होंने फौरी तौर पर दूसरे ही दिन मुझको वक्त दिया और हम कुछ साथी मिलकर बुनकर भाइयों को लेकर वहाँ पर हम गए और बाकी पावरलूम तंजीमें क्या मुतालबा कर रही है और हम लोगों ने क्या मुतालबा किया, पहले शहर की आवाम ये समझना चाहिए। शहर की आवाम को हमने ये मुतालबा किया कि हमको किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन बिजली सब्सिडी लेने के लिए हमको नहीं करवाना है। हमने ये डिमांड असलम शेख साहब के पास रखी है और असलम शेख साहब ने हमसे वादा किया है कि आपका डिमांड के ऊपर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि किसी भी तरीके से 27 HP के नीचे जितने पावरलूम मालकान हैं उन लोगों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, यह हमारा डिमांड है और हमने ये डिमांड किया है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में 8 दिनों के लिए पावरलूम इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी, तो इस बंद में आपका क्या रोल रहा है और आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी इसमें लगाए गए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? असल में मालेगांव शहर के अंदर कुछ लोगों ने पावरलूम बुनकरों के ऊपर एक मोनोपोली बना ली है, एक तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं और पावरलूम बुनकरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हबीब लॉन्स के अंदर जब पहली मीटिंग शहर के बुनकर भाइयों की हुई तो वहाँ पर जो भी मज़दूर भाइयों ने जो भी डिमांड वहाँ पर उन्होंने रखा या शोर मचाया, मुझको तो कोई इल्म नहीं था, लेकिन बाद में मेरे नाम की बदनामी की गई और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। असल में पावरलूम बुनकर भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि किसी एक शख्स हमेशा ये शहर में ये चाहता है कि ना अंसार जमात खाने से तहरीक चले, ना हबीब लॉन्स में तहरीक चले, बल्कि एक शोर मचाकर मुझको बदनाम करके ये तहरीक को आगरा रोड पर किसी कंपाउंड के अंदर ले जाने की पूरी साजिश थी और उसके अंदर वो कामयाब भी हुए। एक बात, 8 दिन के लिए तमामी तंजीमों ने मिलकर ऐलान किया और उस वक्त तक कोई भी सियासी पार्टी ने ना उसकी मुखालफत की और ना हिमायत की, खामोश रहे। फिर मंगल के रोज़ मीटिंग होती है कि हमको और इसको बढ़ा देना है जुमा तक, और दूसरे ही दिन इस तरीके का बयानात आते हैं कि भाई तहरीक ख़त्म हो गई, अपना अपना कारोबार शुरू कर लो। असल में सच्चाई ये है, मैंने कहा जैसे कि मोनोपोली बना के रखी गई है और कुछ लोग, क्योंकि आपके कैमरे में मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, कुछ लोग पावरलूम तंजीम चलाने वाले बड़े बुनकर जो अलग अलग वाहन चलाते हैं, कोई पीसी चलाता है, कोई कॉटन चलाता है, कोई पॉलिस्टर चलाता है, अलग अलग वाहन, और आप उसी दिन का मार्केट देखिए। जिस दिन तहरीक को ख़त्म किया गया, आप तामाकाटे में जाकर वो मार्केट आप मालूमात लीजिए। एक बहुत बड़े जो तंजीम चलाने वाले जो बड़े बुनकर हैं, 70 पैसा पीसी के ऊपर कपड़ा बढ़ गया था। अब 70 पैसा बहुत होता है, मार्केट बढ़ गई थी कपड़े की। तो इसके लिए कि नुकसान ना हो और पुलिस का धाक बताकर, पुलिस का डर बताकर, और कुछ लोगों ने बोले शुरू कर लिया है और इसके लिए वो तहरीक ख़त्म कर दी गई अपनी जाति मुफाद के लिए। और छोटा बुनकर
जो जॉब वर्क करता है, जो भाड़े की भीम चलाता है, असल में इसके अंदर वो पीसा गया और उसका नुकसान हुआ। और तहरीक ख़त्म करने से पहले ही यार्न खरीदा जा चुका था। सूद को बड़ी तादाद के अंदर स्टॉक कर लिया गया बड़े बड़े लोगों ने मिलकर। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप ये सर? मैं सब बोल रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों ने खरीद लिया था मिलों से, और यहाँ पर मार्केट के अंदर व्यापारियों से सूद खरीद लिया था। और जब वो तहरीक ख़त्म करने का ऐलान हुआ और छोटा बुनकर जो 24 लूम चलाता है, छोटा बुनकर है, वो जब मार्केट पहुँचा तो उसको 10 रुपये सूद महंगा मिल रहा था। इस तरीके का प्री प्लानिंग के तहत ये तहरीक को डायनामाइट किया गया, ख़त्म किया गया कुछ लोगों ने अपने जाती मुफाद के लिए। तो इस बात को ये समझा जाए कि बुनकर ने बुनकर के साथ साजिश की। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, छोटे बुनकरों को और दबाया जा रहा है, बड़ा बुनकर और ऊपर उठ रहा है। साफ तौर पर मेरा बोलना है। मालेगांव शहर में पावर लूम सनत बरसों से चल रही है, तो इस सनत पर किन लोगों की अजारादारी है या अजारादारी चलाई जा रही है? जब जो बड़े बुनकर हैं, जो तंजीम चलाते हैं, कुछ लोग, उन्होंने हमेशा इस सनत के ऊपर हावी होने की कोशिश की और पुलिस प्रशासन के सामने, सरकार के सामने अपना दबदबा बरकरार रहे इसकी कोशिश की। और जब उनको लगता है कि हम जो वाहन चला रहे हैं उसके ऊपर मंदी आ रही है, तो ये पूरे शहर में शोर मचाते हैं कि बंद करो शहर, हड़ताल पे चले जाओ, शहर बंद कर दो। और छोटा बुनकर को, जो छोटा वाहन चलाता होगा, या उसको प्रॉफिट भी हो रहा होगा या प्रॉफिट नहीं भी हो रहा होगा, कम से कम उसका घर चल रहा होगा, है ना, वो चाहता है कि भाई पावर लूम चलता रहे, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। और ये कुछ लोग बैठकर फैसला ले लेते और अपने जाती मुफाद के लिए शहर को बंद कर देते हैं। इसमें मजदूर भी परेशान रहता है और इसमें छोटा बुनकर भी परेशान रहता है, जो भाड़े की भीम चलाता वो भी परेशान रहता है, जो जॉब वर्क करता वो भी परेशान रहता है, और बड़े बड़े लोग अपने मन मुताबिक ये सनत को चला रहे हैं। लेकिन आपको क्यों घसीटा जाता है हर बार कि शेख आसिफ ने ये किया, शेख आसिफ ने पावर लूम बंद कराए, शेख आसिफ ने तहरीक को डाइवर्ट करने की कोशिश की, शेख आसिफ ऊपर तक पेपर चला रहे हैं? ऐसे बहुत से मामला खासकर सोशल मीडिया के ज़रिए ये सामने आते हैं। तहरीक डायनामाइट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे तरफ से। जिस वक्त मैं मुंबई में था उस वक्त तो आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तंजीमों की, उन्होंने ऐलान कर दिया। और उससे पहले ही, एक दिन पहले, सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरीके का सब प्री प्लानिंग हो चुकी थी कि तहरीक हम लोग को कल से ख़त्म करना है। सबसे अहम साइजिंग को लेकर मालेगांव शहर में आपका क्या रोल रहा है, और ख़ासकर साइजिंग के लिए आपने क्या क्या कामकाज आज तक मालेगांव शहर में किए? आप लोगों को पता होगा, शहर की आवाम को पता है कि यूसुफ अब्दुल्ला साहब के फर्जंद कलीम अब्दुल्ला और यूसुफ अब्दुल्ला साहब ने एनजीटी कोड में साइजिंग के ख़िलाफ़ पोल्यूशन हो रहा है, इसके ताल्लुक से प्लास्टिक कारखाने और साइजिंग के ख़िलाफ़ में एनजीटी कोड के अंदर वो गए। और उसके बाद वहाँ से ऑर्डर आया कि तमाम ही साइजिंग बंद कर दी जाए, सील कर दी जाए। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कार्रवाई भी हुई, कारपोरेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट और महसूल डिपार्टमेंट ने मिलकर कार्रवाई की। और उसके बाद जो पेपर की कमी थी, मैंने वहाँ पर कोई भी पार्टी ये नहीं देखा ये कौन सी पार्टी का है, मैंने ये नहीं देखा ये कौन सी पार्टी को मानने वाला, कौन से लीडर को मानने वाला है। मैंने सब लोगों का मिलकर साथ में मैंने एक एक पेपर भी क्लियर करवाया, कारपोरेशन से पेपर क्लियर करवाया, मैंने टाउन प्लानिंग से पेपर क्लियर करवाया, पूना तक मैं गया और पूना से हमको कामयाबी मिली टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से। उसके बाद नासिक टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से कामयाबी मिली और उसके बाद कारपोरेशन से मिली और उसके बाद कंप्लीट एनओसी 90% साइजिंगों की कंप्लीट एनओसी मैंने खुद हमारे साइजिंग मालकान के साथ जाकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सबमिट करवाया और मुंबई ऑफिस में भी गया और उनको रीस्टार्ट का ऑर्डर भी मैंने ही दिलवाया। इतनी बड़ी। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जो एनजीटी के अंदर साइजिंग मालकान की तरफ से जो एडवोकेट केस लड़ रहे थे वो एडवोकेट भी मैंने ही करवा कर दिया, मैंने ही उनकी मुलाकात करवाई
वो मेरे ताल्लुक वाले थे, मेरे जानने वाले थे। मैंने उनके पास भेजा, मीटिंग हुई और उन्होंने ही केस लड़ा। अब इतनी तमामी साइजिंग के लिए जो मेरी कुर्बानियाँ हैं, ये वो तो भूल सकते होंगे कुछ लोग, लेकिन पूरा शहर नहीं भूल सकता। पावर लूम हुआ, साइजिंग मालकान के लिए आपने काम किया। पावर लूम से जुड़े हुए सबसे अहम किरदार जो निभाता है मजदूर, उसके लिए क्या किया? आपको पता है कि पिछले लॉकडाउन के अंदर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, मज़दूर बहुत परेशान थे। मैंने ही अपील की, मैंने ये लेबर ऑफिसर को मालेगांव बुलवाया और उन लोगों को जो हो सका उन लोगों को उस वक्त मदद दिलाने का काम किया। एक बात। दूसरी बात, जिस वक्त मैं एमएलए था, मेरी यही कोशिश है कि महाराष्ट्र के अंदर अनसंगठित जितने कामगार हैं, उसके अंदर पावर लूम से जुड़े हुए कामगार, मजदूर, उन लोगों के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। और उसके लिए बोर्ड बना भी, लेकिन सरकार चली गई और वो सरकार ने वो पैसा जो लगने वाला था वो नहीं दिया। और अभी मेरी वापस कोशिश शुरू है, जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गया तो मजदूर बोर्ड बनना चाहिए इस शहर के अंदर, ये मेरी कोशिश रहेगी। और एक ख़ास बात, इसमें बुनकरों पर कोई भी बोझ नहीं आते हुए मजदूर बोर्ड बनना चाहिए और तमामी तर सहूलत जो माथाड़ी कामगार बोर्ड को है, उस सहूलत हमारे मजदूर भाइयों को मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह उसके अंदर मैं कामयाब होगा। मालेगांव शहर में बुनकरों की बहुत सारी तंजीमें हैं। अगर अभी करंट की सिचुएशन सभी ने देखी, कोई लूम चला रहा था, कोई बंद था, कोई उनके हिमायत में था, कोई खिलाफ में था, तो आपको लगता है कि ये तंजीमें बटी हुई हैं, एक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है इनमें? मैं तो आज पावर लूम एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को याद करना चाहता हूँ। एक ज़माने से पावर लूम एक्शन कमेटी ये शहर के अंदर तहरीक चला रही है और अभी भी काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग उसके अंदर मौजूद है। कुछ लोग दुनिया से चले गए, लेकिन उस वक्त वो तंजीम का एक पॉलिसी थी कि सभी सियासी पार्टियों को साथ में लेकर, अभी भी आप अजीज मुकादम से जाके पूछ सकते हैं, उस वक्त छोटे आजी थे और बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग थे, आज भी है। आज वो एक्टिव बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी कि वक्त के एमएलए से भी, अपोजिशन पार्टी से भी, एमएलए से भी, रूलिंग पार्टी से भी, सरकार किसी की भी हो, आप देखें यूटी सरकार के टाइम उस वक्त शेख रशीद साहब उनके साथ थे और बहुत लंबी तहरीक चलाई थी फिक्स बिजली बिल का, और वो कामयाब हुई। लेकिन वो कभी भी पार्टियों के अंदर भेदभाव नहीं करते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। अभी एक दिन पहले एक लीडर ने कहा कि मालेगांव शहर की जो सनत है उसे हमें बचाना चाहिए, उस पर सियासत नहीं होना चाहिए। मालेगांव शहर के तमाम पॉलिटिशियन, तमाम मिली दीनी सनत, सभी जिम्मेदारों ने आकर खासकर इसकी नुमाइंदगी करना चाहिए। तो आपका मसला इस पर क्या मशवरा रहेगा कि आपको बुलाते हैं या फिर आप जाते शामिल होते हैं, खासकर सिर्फ इसके लिए लड़ना है, सनत के लिए लड़ना है, इसमें सियासत नहीं करना है, इत्तेहाद की बात करनी है, इंतशार की नहीं? चाहे अंसार जमात खाना से तहरीक चली हो, चाहे शहर में किसी भी इलाके से तहरीक चली हो, चाहे कोई भी तंजीम ने तहरीक चलाई हो, हर वक्त मैं साथ देते आया हूँ। और इंशाअल्लाह अगर एक प्लेटफार्म ऐसा बनता है कि वो गैर सियासी हो, उसके अंदर कोई भी सियासी पार्टी की छाप नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर हम लोग साथ में शामिल होंगे। और अगर हमको लगेगा कि कोई एक सियासी पार्टी या सियासी पार्टी का नुमाइंदा इसको हाईजैक कर रहा है, तो फिर हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफार्म से हम लोग पावरलूम बुनकरों के लिए और मजदूरों के लिए काम करते रहेंगे। सूत की सट्टाबाजारी और कपड़े का दाम में उतार चढ़ाव, इससे कौन मुतासिर होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम लोग मालेगांव शहर में पावरलूम बुनकर हमेशा ये बात बोलते आया है कि सूत की सट्टाबाजारी को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं होती आई है, वो नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर बुनकर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं शहर के बुनकरों को आपके YouTube चैनल के ज़रिए ये बात बताना चाहता हूँ,
सट्टाबाजारी अगर सूद की रोकना है, यार्नों की रोकना है, तो उसकी शुरुआत तामा काटे से होना चाहिए। और मालेगांव शहर के अंदर कौन कौन पहले सट्टाबाजारी कर रहा है, पहले उसको रोकना चाहिए। और उसके बाद हमने रियासती लेवल के ऊपर और मरकज़ी लेवल के ऊपर बात करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है जाती तौर पर कि मालेगांव शहर के अंदर कम से कम 50-60 लोग या 100 लोग, चाहे वो तामा काटे के व्यापारी हो या हमारे बुनकरों में से जो बड़े उद्योगपति हैं, मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र की या तमिलनाडु की जितनी सूत गिरनी है, सूत मिल है, वहाँ पर बुकिंग बड़े पैमाने के ऊपर करते हैं। और जब मार्केट जब ओपन होता है तो यहीं पर मार्केट के अंदर सट्टाबाजारी शुरू की जाती है। यानी मालेगांव के लोग भी इस सट्टेबाजारी के अंदर इन्वॉल्व है। अगर कम से कम हमारे शहर की सनत की बका के लिए अगर वो सोचते हैं तो छोटे बुनकरों की तरफ भी सोचना चाहिए, उनकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर तहरीक चलना चाहिए सट्टा बाज़ार को रोकने के लिए तो पहले तामा काटे से चलना चाहिए। तांबा काटा में मतलब जो डाउटफुल लोग उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, खासकर इस मामले में। ये तो बुनकर जानता है कि कौन सट्टाबाजारी करता है, और बुनकरों के इसके अंदर आकर पहल करना पड़ेगी। अगर बुनकर हजरात मुझसे मुलाकात करते हैं और मेरी पार्टी ऑफिस के ऊपर आकर मुझसे बात करते हैं या मुझसे मुलाकात का वक्त मांगते, ज़रूर मैं दूंगा। और ऐसे लोगों के नाम बताओ, कुछ नाम मेरे पास है, आप कुछ नाम बताओ, ज़रूर मेरे पीछे सिर्फ बुनकर खड़े रहना, मैं तहरीक चला लूँगा, उसमें क्या है। बुनकर हो, साइजिंग हो, पावरलूम हो, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका और आपके ख़ानदान का इस पावरलूम से क्या रिश्ता रहा है? मैंने तो कहा ना आपसे कि मैं 2014 तक पावरलूम मेरा था, 50 लूम मेरे चला करते थे, परमिट था। एक बात। दूसरी बात, मेरे चाचा का पावरलूम कई 100 लोग उन्होंने भी चलाए, मार्केट में उन्होंने भी धंधा किया। और मेरे एक दूसरे चाचा है, वो 25-30 साल उन्होंने रंगीन सूत का व्यापार किया है। मेरे वालिद ने पावरलूम मजदूरी की है। मेरे दादा जो थे शेख सफ़ी साहब, उन्होंने रंगाड़ खाते के अंदर रंगीन सूत को रंगा है। लेकिन ये मेरी फैमिली की बात हुई, लेकिन आज मेरे नाम पर कोई भी पावरलूम नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा साफ तौर पर कि ना मैं आज बुनकर हूँ और ना मैं मज़दूर हूँ। मैं शहर के आवाम का नुमाइंदा हूँ और मैं उनका काम करता रहूँगा, चाहे वो बुनकर हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे वो कोई भी छोटा मोटे व्यापार से जुड़ा हुआ शख्स हो, मैं काम करता रहूँगा। 43 पायत्री को लेकर आपने एक बयान दिया था कि अगर बुनकर 43 पायत्री चढ़कर राष्ट्रवादी भवन आते तो मैं उनका काम करूँगा। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जनता में नाराज़गी है, तो इसको लेकर आप बता सकते हैं कि कहने का मकसद क्या था आपका, क्यों आपने ऐसा कहा? पहली बात तो शहर की आवाम में कोई नाराज़गी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो भक्त लॉबी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर मेरे खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ये वही लोग हैं सिर्फ जो भक्त लॉबी है, और वही सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके का माहौल तैयार कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि 11 माले के ऊपर बहुत खूबसूरत कोई है, आप वहाँ पर चढ़कर आ जाओ, बुनकर वहाँ जाता है। अब मैं बहुत वाज़े तौर पर आपको नहीं बोल सकता कैमरे के सामने, क्योंकि आपका चैनल हमारी माँ बहनें भी देखती है। बुनकरों की बेइज्जती तो 11 माले के वक्त हुई थी। सिर्फ मैंने इतना उसके अंदर तरमीम किया हूँ कि सिर्फ मैंने मेरे जो दादर है वो गिना दिया काम करने के लिए। और यहाँ तो आप देखो कि मेरे आपके सामने कई लोग बैठे हैं, हज़ारों लोग डेली आ रहे हैं। तो मैंने कोई बुनकरों की बेइज्जती नहीं की,
और बुनकर वो बयान देने के बाद मेरे पास आया और अभी भी आ रहा है, और 11 माले के ऊपर बुनकर अपने मुफाद के लिए कोई खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए भी चला जाता है। ये शहर के एमएलए ने बोल चुके हैं। वो जो भक्त लॉबी है वो माजी में जाकर बुनकरों की बेइज्जती किसने की, उन्होंने खुद इसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए। मैंने कोई बेइज्जती नहीं की। जितनी दादर मेरे पार्टी ऑफिस के उतना अगर मैंने बोला तो बुरा क्या है? कोई बुरी बात मैंने नहीं कहा। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। आज भी मैं वेलकम बोलता हूँ राष्ट्रवादी भवन के ऊपर। जो बुनकर भाई आए, मजदूर भाई आए, या शहर का कोई भी नागरिक आए, ज़रूर मैं उसका काम करने के लिए तैयार हूँ।